मध्य प्रदेश के रतलाम में उस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था। दोपहर के वक्त गांव की गलियां सुनी हो जाती थीं। गांव के बड़े नीम के पेड़ों के नीचे बड़े और बुजुर्गों की टोलियां बैठी रहती थीं और बच्चे सुबह सुबह ही पास के तालाब और नहरों में डुबकी लगाने पहुंच जाते थे। उसी गांव के चौराहे पर रमेश गुप्ता का कढ़ी चावल ढाबा था। रमेश का ढाबा इलाके में मशहूर था, पर कढ़ी से ज्यादा उसकी चर्चा वहां लगे एसी की वजह से थी। उस तपती दोपहर में जब लोग पसीने से तरबतर होते, तो रमेश के ढाबे की ठंडी हवा उन्हें स्वर्ग जैसा एहसास कराती थी। लोग कढ़ी खाने तो आते ही थे, पर असल मकसद उस ठंडी हवा में कुछ पल सुकून के बिताना होता था। रमेश सेठ ने अपने ढाबे पर एसी लगाया है। मैंने सुना बड़ी ठंडी हवा आती है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। चलो भाई, चलते हैं फिर, वहां पर कढ़ी चावल खाते हैं। ऐसे ही लोग उसके पास एसी के कारण कढ़ी चावल खाने जाते थे। कमल उसी ढाबे में मुख्य रसोइया था। कढ़ी का असली स्वाद कमल के हाथों में था, लेकिन सारा नाम और पैसा रमेश बटोरता था। गर्मी के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। सेठ, कढ़ी चावल तो लाजवाब है, बस थोड़ा एसी तेज करवा दो। कमल को कढ़ी बनाने का जन्मजात हुनर था। कमल को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए कढ़ी बनाने के अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता था। अरे ओ कमल, बहरा हो गया क्या तू? आज फिर देर से आया है। तुझे पता है ना कि मेरी दुकान पर सुबह सुबह ही लोग कढ़ी चावल खाने आ जाते हैं। अगर कल से तू 1 मिनट भी देर करेगा तो मैं तेरी आधी पगार काट लूंगा। माफ कर दीजिए मालिक, कल से देरी नहीं होगी। भट्टी के पास खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाहर एसी की हवा खा लूं। एक तो देर से आया और ऊपर से बड़ा आया एसी की हवा खाने वाला। ये पता है ना लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं और तेरे खाने के दीवाने हैं। जल्दी से काम कर। कमल गर्मी को भूलकर तेजी से कढ़ी चावल बनाने लगता है। उसकी कढ़ी की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। वो लगातार कढ़ी बनाता रहा और शाम होते ही कमल अपने घर आ जाता है। घर में उसकी सुमित्रा नाम की पत्नी और रिया और सोनू नाम की एक बेटी और बेटा थे। अपने पिता को देखकर उसका बेटा सोनू खुश होकर कहता है, पिताजी, बहुत गर्मी लगती है। आपने कहा था ना हमारे लिए पंखा लेकर आओगे। नहीं भैया, मैं काजल के घर गई थी, उसके घर में कूलर है। पापा, आप कूलर लेकर आना। कमल का गला भर आया। वो अपने बच्चों की ओर देखते हैं, अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। हाँ मेरी बिटिया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल सेठ से पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए नया पंखा लेकर आऊंगा। तब तक मटके का पानी पीते रहना। क्या बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सेठ जी से कल पैसे लेकर एक पंखा लेते आना, बहुत गर्मी होती है। क्या करूं, सेठ तो मेरी बातें सुनता ही नहीं। आज देर से गया था तो कह रहा था अगर अगली बार देरी हुई तो वो मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है उसके होटल की कढ़ी चावल के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। फिर भी ठीक है, मैं उनसे कल पैसे मांगूंगा और कूलर ना सही एक पंखा तो लेकर ही आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही काम करने चला जाता है। रोज की तरह वहां पर कढ़ी बनाने लगता है। लगता है कल की मेरी डांट काम आवे। आज तो तू जल्दी ही आ गया काम करने। बढ़िया, चल काम कर, ग्राहक आ रहे हैं। बिना काम करे तो मेरा घर नहीं चलेगा सेठ जी, इसी से तो मेरे 2 वक्त की रोटी मिलती है। उसके बाद कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे सेठ जी, आपके होटल की तो एसी बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा देती है। हाँ सेठ जी, हम तो खाना नहीं ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। यहाँ बैठने से तो लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। देखो भाई लोग, तुमको फ्री में यहाँ बैठने के लिए मैंने एसी नहीं लगाया है। अगर तुम लोगों को एसी में बैठना है तो एक प्लेट कढ़ी चावल ऑर्डर करना ही पड़ेगा। सेठ ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बातें करता था और जो भी उनके यहाँ फ्री में बैठा था उनको निकाल देता था। जो खाना ऑर्डर करेगा वही एसी वाले ढाबे में बैठ पाएगा। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और शाम को कमल फिर से अपनी मजदूरी मांगता है। सेठ जी,
आज के दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। घर में राशन और बच्चों को बहुत गर्मी हो रही है, उनके लिए एक छोटा सा पंखा भी लेना था। हाँ, पगार मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसलिए पैसे मेरे पास कम है। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना ना खा सको। समझिए मेरी मजबूरी को सेठ जी, कल नहीं आज पैसे चाहिए। मेरे घर में पसीने से मेरी बेटी और बेटा सो रहे हैं। गरीब आदमी भी कब से घर में पंखा कूलर लगाने लगा। भाई, तुझे बहाना बनाना खूब आता है। जा, झूठा मत बन। इतनी भी गर्मी नहीं है कि अगले दिन ही मर जाओ। कल आकर ले जाना पैसे। सेठ ऐसे ही कमल से बहुत बदतमीजी से बातें करता है। उसे तो बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और उदास मन से अपने घर चला जाता है। पापा आ गए। और पंखा कहाँ है? माफ करना बेटा, मैं कल पक्का ले आऊंगा। सेठ जी को काम था तो वो बाहर चले गए थे। आज का दिन तो जैसे तैसे अपने बच्चों को समझा देता है, पर उसे भी बहुत दुख था। पर वो अपने दुख के आंसू को पी लेता है। मैं कैसा बाप हूं, अपनी बीवी बच्चों को एक पंखा तक नहीं दिला सकता। कुछ ना कुछ करके सेठ से पैसे जरूर लेकर आऊंगा। अगले ही दिन सूरज उग चुका था और बहुत तेज गर्मी भी हो रही थी। ऐसी गर्मी में जाकर ढाबे पर कड़ी चावल बनाने लगता है। उसने फैसला कर लिया कि अब उसे सेठ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, उसे कुछ और करना होगा। कमल, ये क्या? तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है? कल का गुस्सा अभी भी है क्या? जल्दी हाथ चला। जी मालिक, बना रहा हूं। आज की कढ़ी कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी, आप देख लेना। धीरे धीरे उसकी कड़ी की खुशबू से गांव के लोग भी आने लगते हैं। आओ भाई आओ, मेरे यहाँ का एसी कड़ी चावल खाओ। एसी पर बैठकर खाकर देखो, लगेगा आपको शिमला में बैठे हैं। अरे सेठ जी, इसीलिए तो आज मेरे पोते के साथ आया हूँ। बहुत दिनों से कह रहा था इस एसी वाले ढाबे में खाना खाने के लिए। हाँ, आओ और ठंडी ठंडी एसी के मजे लेते हुए कढ़ी का भी मजा लो। ऐसे ही वो लोग भी एसी के मजे लेते हुए कढ़ी चावल खाने लगते हैं। तू सही कह रहा था बेटा, आज तो बहुत ही मजा आ रहा है। लग रहा है कहीं बर्फ वाली जगह पर आ गए हैं। लोगों की बातें सुनकर सेठ और खुश हो जाता है, पर सेठ को क्या पता था, उसका ढाबा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसके ढाबे पर कमल के हाथ की टेस्टी कढ़ी चावल जो मिल रही थी। ऐसे ही आज भी काम करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। कमल ने बड़ी हिम्मत जुटाई और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मेरा आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें, मेरे बच्चों का गर्मी से हाल बेहाल है। और आज तो सेठ जी हमारा राशन भी खत्म हो गया। तेरी औकात है इतनी मेरे आगे बोलने की? सही से तो काम नहीं करता ना, समय से आता है, पूरा दिन काम चोरी करता है। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। ये 500 रख और घर जा। सेठ जी, आपने कल कहा था मेरा बाकी बकाया आप दे दोगे। 500 इतने पैसों में क्या करूंगा? कृपया कम से कम 2000 तो दे दीजिए। ये लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जा, तुझे लगता है तू मेहनत करता है? जिस हिसाब से तेरा मुंह चलता है उस हिसाब से काम भी कर। निकल, मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। कल से कोई जरूरत नहीं तुझे यहाँ आने की। सेठ रमेश गुप्ता 500 रुपए देकर कमल को अपने ढाबे से निकाल देता है। कमल आंखों में अपमान के आंसू लिए वो 500 का नोट उठा लेता है। वो भगवान का धन्यवाद करता है कि कुछ तो मिला। वो जानता था कि सेठ से लड़कर कोई फायदा नहीं। कमल 500 रुपए लेकर बाजार पहुंचता है। उसकी पहली प्राथमिकता थी खाना और घर के लिए एक पंखा। वह सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है। भैया, ये आलू कैसे दिया और टमाटर का क्या भाव है? भैया, टमाटर तो 10 रुपए किलो है। गर्मी के कारण टमाटर बहुत सस्ता है, पर आलू आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है भैया, 50 के आलू और टमाटर दे दो। कमल आलू और टमाटर 50 रुपए के लेकर बाजार की तरफ पंखा खरीदने के लिए जाता है, जहां पर बाजार में सभी प्रकार के सामान थे।
एक जगह पर पंखा और कूलर की दुकान देखकर उसके पास जाता है। यहाँ पर इतने महंगे महंगे सामान दिख रहे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक छोटा सा पंखा ले सकूं। अरे कमल भाई, कैसा है भाई? तुमने पहचाना नहीं? अरे भाई, भूल गया कौन हो तुम? अरे मैं प्रकाश, हम बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। प्रकाश नाम लेते ही कमल उसको पहचान जाता है। अरे हाँ भाई, याद आया। तू तो काफी बड़ा हो गया, बदल गया है। दुकान तेरी है क्या भाई? हाँ भाई, मेरी दुकान है। तुझे कुछ लेना है क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरी बेटी ने कहा है एक पंखा ले आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ पंखा खरीद सकूं। कर दी ना भाई, छोटी मुंह और बड़ी बात। मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तुझे जो पंखा लेना है ले। मैं तुझसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। तेरे पास पैसे आ जाए तो दे देना। अपने दोस्त की बात सुनकर कमल बहुत खुश हो जाता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं, एक मीडियम साइज का पंखा खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है।